गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमने बताया था एलाइलिक क्लोरीनेशन एंड एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो नेक्स्ट उसी का कुछ पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे मैं बताया था कि अगर ये एलाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन अगर दिया है क्या NBS एंड H-म्यू, ठीक। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, यानी एलाइल का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। ये मैं कल आपको बताया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, अगर ये NBS और H-म्यू दिया है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। अगर सेम ये एलाइलिक ग्रुप है और इसी पे अगर ये NBS दिया हो, ये NBS दिया हो, DMSO साथ में दिया हो, DMSO प्लस H-म्यू दिया हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये DMSO ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन नहीं होकर यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस रिएक्शन होगा। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO क्या है, DMSO है CH3, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, डाई मेथाइल सल्फा ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम क्या, डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं DMSO। इस DMSO के प्रेजेंस होने के कारण अब यहाँ पे NBS DMSO H-म्यू क्या करेगा, ये रिलीज करेगा OH माइनस और Br प्लस, OH माइनस और Br प्लस ये रिलीज करेगा। अब ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने लगेगा। यहाँ पे क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ एलाइलिक कार्बन पे, और इस कंडीशन में यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और किसके थ्रू, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस देखेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे निगेटिव ऐड करेंगे, और जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट रिजेंट का ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 Br और ये CHOH और ये CH3। तो मेजर डिफरेंस आ गया किसमें, प्रोडक्ट में। एक माइनर चेंज किया, DMSO सॉल्वेंट ले लिया, H-म्यू के प्रेजेंस में सब कुछ वही है, केवल DMSO के आने के कारण यहाँ पे पूरा रिएक्शन का कंडीशन चेंज हो गया। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, और यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में केवल NBS H-म्यू दिया है तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, यदि DMSO इंक्लूड किया है H-म्यू के साथ तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इसी पे, आगे की जो रिएक्शन था उसमें क्या था, तो आगे इसी फ्री रेडिकल का ही पार्ट था जो मैं ऑलरेडी आपको नोट कराया हुआ था, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, या हमने डायरेक्ट लिखा था नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में तो ये भी क्या है, मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन देता है, एल्केन, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, यानी कि सपोज करो ये हमारा एल्केन है, ठीक। इस एल्केन का हम रिएक्शन कराएंगे किससे, नाइट्रिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ
हाई टेम्परेचर यानी कि 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो ये H को रिप्लेस करेगा और NO2 ऐड हो जाएगा, तो R NO2 और वाटर निकलेगा। ठीक, तो ये हुआ क्या, ये भी क्या है, एग्जांपल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये NO2 इस H को रिप्लेस करके यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट, यानी कि ये एल्केन से क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम of the alkane in the presence of concentrated nitric acid at high temperature to form nitroalkane is called nitration of alkane. This is also an example of electrophilic substitution reaction. Interesting point ये है कि अगर इसी रिएक्शन को concentrated nitric acid से कराएं रूम टेम्परेचर पे at ordinary temperature, तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज एल्केन क्या है, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और ये नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो आप लिख सकते हो इसको कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन in the presence of concentrated nitric acid at high temperature 400 to 500 degree centigrade to form nitroalkane is known as nitration of alkane. This is also a type of electrophilic substitution reaction. अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मेथेन है CH4, ठीक। अब इस CH4 का रिएक्शन कराना है हम किससे, नाइट्रिक एसिड से HNO3 एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हम मान लो 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, CH3NO2 प्लस H2O। सिंप्लीफाई वर्जन में अगर देखो तो इसी को क्या करो, CH3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये H नाइट्रिक एसिड है, यानी हम इसको लिख सकते हैं OHNO2। अगर हम इसको तोड़कर लिखें तो ऐसे लिख सकते हो सिंपल वे में। अब क्या करो, हाई टेम्परेचर पे, यानी कि रिएक्शन कंडीशन दिया हुआ है हाई टेम्परेचर, यानी कि फ्री रेडिकल होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, H2O बाहर निकालो, CH3NO2 को ऐड कर दो, यानी कि ये CH3NO2, तो ये बन गया आपका नाइट्रोमेथेन। तो ये नाइट्रोमेथेन, ये है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। आगे इसमें देखते हैं कि अगर हमारा ये सबस्ट्रेट बढ़ते जाए, यानी कि इसका कार्बन चेन हम इंक्रीज करते हैं, तो क्या क्या चेंजेज इस सबस्ट्रेट में आ सकता है। तो आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये तो लिया मैंने मेथेन, अगर हम यहाँ पे इथेन लेते हैं CH3, ठीक, इसका हम अगर नाइट्रेशन कराते हैं, यानी कि वही OHNO2 फिर हाई टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको CH2H सिंपल वे में लिख सकते हैं, तो ये H रिप्लेस हुआ, ये वाटर बाहर निकला और ये बन जाएगा CH3CH2NO2। ये बनाया तुमने, वाटर निकला, बट जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ाते हैं तो ये तो मिला ही, इसके साथ एक और भी प्रोडक्ट बनता है CH3NO2। क्यों बनेगा ये,
बिकॉज रिएक्शन जो हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर निकला, NO2 बन गया। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी रप्चर कर जाता है। अब जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रप्चर करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा मेथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ भी मेथाइल फ्री रेडिकल, और ये मेथाइल फ्री रेडिकल इस NO2 से कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि जैसे जैसे हम एल्केन बढ़ाएंगे, जैसे मेथेन लिया तो सिंगल प्रोडक्ट बना, इथेन लिया तो मिक्सचर आ गया। उसी तरह अगर हम प्रोपेन लेते हैं CH3 CH2 CH3, अगर हम प्रोपेन लेते हैं इसका अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, सेम कंडीशन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे देखो ये एक वाटर निकलेगा इस H से, यानी कि ये वाटर निकला, एक प्रोडक्ट ये बना दिया CH3 CH2 CH2 NO2, ये वाटर गया। नेक्स्ट देखो दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करें, क्योंकि ये देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन लो तो सेम बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो भी सेम बनेगा। यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा CH3 CH NO2 CH3। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि हमें लगा कि यही केवल प्रोडक्ट बनेगा, बट ये भी बना, और ये भी बना, तो इसका परसेंटेज क्या हुआ, ये 40% आया तो ये 25% आया, टोटल कितना हुआ 65। बट अदर कहाँ गया, अदर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो हाई टेम्परेचर है तो यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस किए ये बना, सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस किए ये प्रोडक्ट बना। और तुमको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो सेकेंडरी का जो प्रोडक्ट बना वो 40% और प्राइमरी का जो बना वो 25%। इसके बाद अदर कहाँ गए, अदर क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये कार्बन का जो स्केलेटन है उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 NO2, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है जब हम क्या करते हैं नाइट्रेशन कराते हैं एल्केन का। तो जनरली ये बहुत नहीं आते हैं एग्जाम में, बट अगर आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से होगा तो ये 25%, ये 2 डिग्री से है तो ये 40%, रिमेनिंग में ये दोनों रहेंगे। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आने से ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, एक एक्सेप्शनल केसेस में क्या है आपको ध्यान रखना है कि अगर नियोपेंटेन ग्रुप दिया हुआ है, जैसे कि CH3 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 CH3, ये नियोपेंटेन ग्रुप बोलते हैं और इसका यूपीएससी नाम लिखोगे तो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अगर इसका रिएक्शन कराओगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या वेपर फेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा कि ये नाइट्रेशन ना होके ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 COOH प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि नाइट्रेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड का हाई टेम्परेचर पे
400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो रहा था, नाइट्रेशन हो रहा था। बट हमारा ये अगर होगा नियोपेंटेन ग्रुप होगा, ठीक, या इसको आईयूपीएसी नेम में बोलोगे 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, उस कंडीशन में यहाँ पे नाइट्रेशन ना होकर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन टू एसिड, ऐसे ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है, एल्केन से एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड देन एसिड। बट यदि इस ग्रुप को ले रहे हो नियोपेंटेन ग्रुप का, कंसंट्रेटेड वेपर फेज में कराओगे 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है, ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन by SO3H group at high temperature is called sulfonation of alkane। Removal of hydrogen atom of alkane by SO3H at high temperature is called sulfonation of alkane। ठीक, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, ये RH और इसमें हम लिखते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसी को हम बोलते फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी H2SO4 प्लस SO3। इस रिएक्शन में क्या होता है कि SO3 का फ्यूम निकलता है, ठीक, तो इसीलिए इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 SO3 अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, H2S2O7, और इसी को हम बोलते हैं ओलियम, OLEUM। यानी हम ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाई SO3H at high temperature is called sulfonation of alkane। यानी कि अब एल्केन का रिएक्शन किससे कराएंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, इसको कंबाइन कर दोगे H2H2O7 ओलियम होता है, इसको बोलते हैं ओलियम। अब क्या होगा, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा, ये RSO3H ग्रुप प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक। यानी कि सल्फोनिक एसिड क्या बना, इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को। तो ये भी क्या है, और हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर, यानी कि हीट के प्रेजेंस में होगा, इसलिए ये भी क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वाटर बाहर निकल रहा है। इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि ये रिएक्शन लोअर जो एल्केन होते हैं वो नहीं शो करते हैं, यानी कि एल्केन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक they did not show सल्फोनेशन रिएक्शन। आपको ध्यान देना है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मेनली कार्बन 6 हुआ, कार्बन 7 हुआ, जो हायर कार्बन है एल्केन है वही ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें भी देखो सिंपल, एकदम इजी है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। जैसे मान लो CH3 हमने लिया,
CH2 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 और ये CH3। तो ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। 6 कार्बन का है। मैं बताया कि C1 to C5 जो होते हैं एल्केन, वो सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं OH SO3H, H2SO4 को लिख सकते हैं। ये H2 है, ये H कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रेशन में हुआ था, तो ये वाटर निकलेगा और ये SO3H जाकर ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अगर हम इसको CH3 CH2 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 ये बन गया हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। तो यहाँ देखो ये क्या हुआ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा तो ये बना, फिर यहाँ भी 2 डिग्री बन रहा है तो ये बनेगा, ये भी 2 डिग्री है तो यहाँ भी बन सकता है, सेम बनेगा। यहाँ से देखो अब ये सिमेट्रिकल हो गया, तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये बना, या तो यहाँ से एक रिप्लेस करोगे तो दूसरा बनेगा, यहाँ से रिप्लेस करोगे तीसरा बनेगा। बाकी ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसमें भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आता है। और ये देखा गया है कि सल्फोनेशन रिएक्शंस में जो होता है वो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, यानी कि केवल हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है किससे, नाइट्रेशन से। नाइट्रेशन में हमने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा था तो प्रोडक्ट बन रहा था, और हाई टेम्परेचर होने के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा था, तो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे थे। यहाँ पे क्या है ब्यूटी, यहाँ पे मिक्सचर प्रोडक्ट कम आएंगे एज कंपेयर टू नाइट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है कि अगर आइसोब्यूटेन दिया है, जैसे कि CH3 CH3 CH3H, मैंने बताया कि कार्बन 1 to 5 नहीं शो करते हैं सल्फोनेशन। ठीक, बट अगर ये ग्रुप है आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। IPSC नेम दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपेन। आइसोब्यूटेन का अगर सल्फोनेशन कराते हैं हम, ठीक, तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन शो करेगा, ये H जाएगा, ये OH निकलेगा और SO3H यहाँ आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3 CH3 SO3H प्लस वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोअर एल्केन डू नॉट शो सल्फोनेशन रिएक्शन, एल्केन which having carbon atom 6 and above the 6 show सल्फोनेशन रिएक्शन। लोअर में केवल एक आइसोब्यूटेन है जो कि सल्फोनेशन रिएक्शन को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको नोटबुक में नोट कराया था। तो नेम रिएक्शंस में मैं दिखवाया था किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ही कि नेम रिएक्शन, उसमें ध्यान देना है आपको, क्या आपको ध्यान देना है। देखिए नेम रिएक्शन में मैं लिखवाया था वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन लिखवाया था, अगर आप नोटबुक पढ़ोगे तो मिलेगा तुमको। फिर भी मैं लिखवाया था फिटिग रिएक्शन, फिर आगे था वुड्स फिटिंग
फोर्थ Ullmann reaction, and fifth Franklin reaction. Franklin reaction, and then Kolbe electrolytic reaction. जो कि मैं इसमें इंक्लूड किया था पीरियोडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ध्यान क्या देना है, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल पाथवे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको इंक्लूड किया था कि अगर कभी एग्जाम में ये नेम रिएक्शन करके आता है और पूछता है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो करता है, तो आप क्या लिखोगे, टिक करोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज सारे रिएक्शन आपको नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे, हाइड्रोकार्बन आएगा, एल्किल हैलाइड आएगा, 12th का चैप्टर है अल्कोहल आएगा, ये सारे नेम रिएक्शन आपको वहां पे 1 by 1 मिलते जाएंगे और वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को कवर किया, क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अगला टॉपिक पे। तो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कवर किया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कवर किया था, और नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रीजन्स। मैं बताया था कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था सबस्ट्रेट पे, यहाँ पे फ्री रेडिकल अटैक किया था, और यहाँ पे अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इसमें मैं आपको एग्जांपल बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, इसमें मैंने आपको दिखाया एल्केन के बारे में, और नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप 12th का बुक खोलोगे तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक का एल्किल हैलाइड्स। उस एल्किल हैलाइड्स में 80% ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इस नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस सबस्ट्रेट को क्या करेगा, सबस्ट्रेट के एटम और ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करके अपने आप वहां पे आकर जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करेगा वो कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आप लिख सकते हो क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करोगे, it is a group atom or group of atom which is replaced by nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। फिर से हम रिपीट करते हैं, लिख देते हैं, it is a reaction in which atom or group of atom of the substrate molecule is substituted by nucleophile
न्यूक्लियोफाइल is known as nucleophilic substitution reaction। सिंपल है कि it is a reaction in which atom or group of atom of the substrate molecule is substituted by nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। यानी कि वह रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किससे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से, उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमको ये पॉइंट याद रखना है कि वो कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो देखो मेनली क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड शो करते हैं, एल्कोहल शो करते हैं, ईथर भी शो करते हैं, ठीक, और एसिड डेरिवेटिव। यानी यहाँ का जो सबस्ट्रेट है वो वर्सेटाइल है, एक से ज्यादा बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं। यानी कि जितने भी टूवेल्थ के तुम्हारा टॉपिक्स आएंगे, एल्किल हैलाइड हुआ, एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, एसिड डेरिवेटिव, वहां पे तुमको क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कवर करो और लेक्चर को पॉज करके नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर से देखो और तब आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर देखो ये आर एक्स, ठीक, ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इसको रिप्लेस करेगा एक्स को आर और ये न्यूक्लियोफाइल और ये एक्स, ये बना, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट। ये है न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन से डिपार्ट हुआ है, ये सबस्ट्रेट से डिपार्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि ये सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक किया, ये एक्स बाहर निकला और ये प्रोडक्ट बना। कैसे हो रहा है, इतना इजी तो होगा नहीं, ठीक, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है जो रोल प्ले करते हैं रिएक्शन में। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्यों रिएक्ट करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। जैसे सपोज करो तुम एक रूम में हो, ठीक, तुम रूम में हो, कोई बाहर से आने वाला है, तो जब तक अंदर रूम से कोई निकलेगा नहीं तब तक बाहर वाला आएगा नहीं। तो ये अगर स्ट्रांग है तो इनको आने नहीं देगा, ये ब्रेक जब तक होगा नहीं, ये बाहर जाएगा नहीं, तब तक ये आएगा नहीं। क्या है कि ये ग्रुप इजीली बाहर जाए तब जाकर ये इस पर अटैक कर सके। यानी कि इस रिएक्शन में इसका रोल बहुत ज्यादा है। यानी कि लिविंग ग्रुप अगर हमारा पुअर है तो रिएक्शन स्लो होगा। अगर ये जाना ही नहीं चाहेगा तो ये अटैक नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन होगा नहीं। यानी कि हमको इसमें बहुत सारे फैक्टर को इंक्लूड करना होगा। यानी कि रोल ऑफ लिविंग ग्रुप क्या है इस रिएक्शन कंडीशन में, सॉल्वेंट का क्या रोल है और न्यूक्लियो का रोल है। तो ये सब फैक्टर को अगर हम इंक्लूड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर दिस रिएक्शन आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरीज। एक्चुअली ये 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन आपके लेवल तक केवल हम 2 कैटेगरीज को इंक्लूड करेंगे। तो आपको ध्यान देना क्या है, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है और ये प्रोडक्ट बना और ये लिविंग ग्रुप है। यानी कि ये लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, ये तीनों डिसाइड करेंगे पाथवे क्या होगा। तो आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको डिटेल स्टडी करना होगा। इन तीनों को अगर डिटेल स्टडी नहीं, आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा
कि कौन सा रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि मैं बताया 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं और आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। और आप जब इस बारे में जानोगे, इस सॉल्वेंट के रोल जानोगे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानोगे, तो अपने आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये रिएक्शन का पाथवे क्या होगा, या तो ये किस के थ्रू जाएगा, यानी किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिटेल स्टडी करने से पहले हम देखेंगे टाइप्स क्या है, और टाइप्स के हम ये देखेंगे कि रोल क्या है, सॉल्वेंट का क्या रोल है, न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है, लिविंग ग्रुप का क्या रोल है, और ये सबस्ट्रेट का क्या रोल है। तो देखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो होते हैं, लेकिन आपको मैं 2 टाइप में यहाँ पे, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 टाइप्स को ही फोकस किया गया है। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशन रिएक्शन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं S1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंड अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। SN2। एक थर्ड आपको इंक्लूड कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन एरोमेटिक। यानी कि अगर हम इसको लिखें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड। SN, ये AR ऐसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रिएक्शन के कंडीशन से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो रिएक्शन हो रहा है वो SN थ्रू के जो हो रहा है या SN1 के थ्रू होगा। तो डिटेल इसके स्टडी करने से पहले हम क्या देखेंगे, फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि सॉल्वेंट का क्या रोल है, न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है, और लिविंग ग्रुप का क्या रोल है। देखो बेटा, हम देखेंगे क्या कि फैक्टर विच गवर्न द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है, RX न्यूक्लियोफाइल, ये R प्रोडक्ट बना, और ये X लिविंग ग्रुप बना। तो हेडिंग डालेंगे क्या, फैक्टर विच गवर्न द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या रोल है, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। सेकंड क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी।
थर्ड क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, एंड फोर्थ क्या है, सबस्ट्रेट। तो ये जो फैक्टर हैं वो आपको की रोल प्ले करेंगे कहाँ पे, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में। रिएक्शन दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन फैक्टर को देखकर आप पहचानोगे कि वो रिएक्शन का पाथवे क्या होगा, कि वो SN1 के थ्रू जाएगा कि SN2 के थ्रू जाएगा। ठीक, तो वन बाय वन हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो हम पहले देखेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के क्या रोल होता है, तो आपको पता है कि सॉल्वेंट है क्या। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विच डिसॉल्व द सॉल्यूट, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला फैक्टर है सॉल्वेंट, द सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि विच डिसॉल्व द सॉल्यूट। ठीक, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने लिखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने लिख दिया है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो जब तक ये डिसॉल्व नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि इसको देखने से तुमको पता चला कि सॉल्वेंट का काम क्या है, इसको डिसॉल्व करना। और डिसॉल्व क्यों होते हैं सबस्टेंस, जब वो डिसॉल्व होते हैं तो आयनिक फॉर्म में आते हैं, और आयनिक फॉर्म में आते हैं तो अनस्टेबल फॉर्म में हो जाते हैं। और जब ये अनस्टेबल फॉर्म में आएंगे तो कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन करेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि सॉल्वेंट का मेन रोल क्या है, टू डिसॉल्व द सबस्टेट टू ब्रिंग इट इनटू आयनिक फॉर्म। पहला काम क्या है सॉल्वेंट का, कि इस सबस्टेट को, अगर हम रिएक्शन को देखो तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये होता है, और इससे क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्वेंट हमारा ये है। अगर हम इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देखें तो सॉल्वेंट हमने लिख दिया, सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, ये RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। और इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये RNU प्लस X, यानी कि लिविंग ग्रुप। अगर इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो सॉल्वेंट क्या किया, इस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, RxNu को डिसॉल्व किया, यानी कि इसको आयनिक फॉर्म में लाया। आयनिक फॉर्म में लाने के कारण ये अनस्टेबल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट किया, ये प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट कहाँ है, सॉल्यूशन के फॉर्म में आके सॉल्यूशन में आ गया। और ये लिविंग ग्रुप जो X बाहर निकला था वो इस एज इट इज पड़ा हुआ है। तो पहला रोल क्या लिखोगे, तो फर्स्ट रोल क्या है, तो सॉल्वेंट help to dissolve the substrate and nucleophile to bring into आयनिक फॉर्म। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सबसे पहले इस न्यूट्रल सबस्ट्रेट को डिसॉल्व करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और उसको आयनिक फॉर्म में लाएगा। सेकेंड रोल क्या है सॉल्वेंट का, सेकेंड रोल क्या है कि इस सबस्ट्रेट को पोलराइज करेगा। सॉल्वेंट helps to increases the polarity of सबस्ट्रेट। ठीक, यानी कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, मान लो हमारा एल्किल हैलाइड है, RX है, तो ये क्या है, पार्शियल, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव,
यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज और पार्शियल माइनस चार्ज। अगर हम सॉल्वेंट में इसको ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड किए तो ये इसके पोलैरिटी को इंक्रीज करेगा, और जितने ज्यादा पोलैरिटी इंक्रीज करेगा बॉन्ड उतने वीक होगा और ब्रेक डाउन होगा, इजिली ब्रेक होगा, रिएक्शन इजिली फिजिबल होगा। तो सॉल्वेंट क्या करता है कि पोलैरिटी को इंड्यूस करता है। सॉल्वेंट हेल्प टू इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, डाइपोल बढ़ेगा, बॉन्ड वीक होगा, इजिली ब्रेक होगा और आयनिक फॉर्म में आएंगे, रिएक्शन इजिली फिजिबल होगा। थर्ड क्या करेगा, तीसरा रोल क्या है सॉल्वेंट का, तो थर्ड में आप यहां लिख सकते हो कि सॉल्वेंट help to stabilized and destabilize the ionic form of species। अब उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है तो आयनिक फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो आयनिक फॉर्म को या तो सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा या तो डीस्टेबलाइज करेगा। तो सॉल्वेंट का 3 इंपॉर्टेंट रोल है, और इस 3 इंपॉर्टेंट रोल से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉल्वेंट का रोल क्या है यहाँ पे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं, तो देखो बेटा, आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को अगर हम कैटेगराइज करें तो मेनली 2 कैटेगरीज है। पहला क्या है, पोलर सॉल्वेंट, और नेक्स्ट दूसरा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब दे हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, they have पार्शियल चार्ज, यानी कि वह सॉल्वेंट जिस पर पार्शियल चार्ज हो उसको हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, और नो चार्ज, जिस पर चार्ज ना हो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये पोलर सॉल्वेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स में, तो फर्स्ट जो होगा वो पोलर, तो ये 1 हो गया और ये 2 हुआ। अब इसमें ये ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट में देखो, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट उसको बोलोगे जिसपे चार्ज हो, यहाँ पे नो चार्ज। अब इस पोलर सॉल्वेंट में 2 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब दे कंटेन हाइड्रोजन, H आयन जिसके पास हो। ठीक, वहां पे पोलर प्रोटिक्स होगा, यहाँ पे दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयन। यानी कि इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया,
एमाइन हो गया। देखो यहाँ पे पोलैरिटी भी है और हाइड्रोजन भी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, ये हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, ये भी हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करो, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीएमएसओ। डीएमएसओ इसको बोलते हैं डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला CH3 डीएमएसओ हुआ। दूसरा अगर हो देखो डीएमएफ, NN डाई मेथाइल फॉर्मामाइड। ये भी क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे, तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है पोलर यानी सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ये मोर इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलरिटी है। कोई हाइड्रोजन उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा है, यानी कि ये पोलर है और एप्रोटिक है, यानी कि प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता है। डीएमएफ है, यहाँ पे देखो पोलरिटी है, नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल है थर्ड, पोलर एप्रोटिक में ही एसीटोन। एसीटोन CH3 CO CH3। नेक्स्ट इसी में है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एसीटोनाइट्राइल। नेक्स्ट है THF, इसको बोलते हैं THF, यानी कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसका स्ट्रक्चर होता है ये THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट है ईथर, यानी कि ये सारे क्या हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो आप देखोगे कि वहां पे मेनली ये DMSO का यूज मैक्सिमम टाइम किया गया है। तो ये किस तरह का है आपको याद रखना होगा। ये जो कैटेगरी मैं लिख रहा हूँ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बिकॉज जब हम रिएक्शन पे जाएंगे, वहां पे जब डिटेल स्टडी करेंगे उसके मैकेनिज्म के बारे में, तो सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से रिएक्शन किस सॉल्वेंट में होगा तो वो किस कैटेगरी में जाएगा। यदि पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 के थ्रू होता है, और पोलर एप्रोटिक है तो वहां पे बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसलिए आपको ये दिमाग में होना ही चाहिए कि कौन सा पोलर प्रोटिक है और कौन सा पोलर एप्रोटिक है। उसमें दूसरा था नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तीसरा क्या हो सकता है, टोलुइन, ये स्ट्रक्चर होता है, टोलुइन हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, बेंजीन, ये टोलुइन है। ये क्या हो सकता है, बेंजीन। पांचवा क्या हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे कोई भी चार्ज है नहीं है।
यानी कोई भी पोलरिटी नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि सॉल्वेंट का रोल क्या है, सॉल्वेंट का टाइप्स क्या है। तो सॉल्वेंट के दो टाइप्स हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर पोलर सॉल्वेंट में दो है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब कि वह सॉल्वेंट जिसमें पोलरिटी भी हो और वो हाइड्रोजन भी रिलीज करे। तो हाइड्रो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एमाइंस हो गया, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलरिटी तो है बट यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो सल्फर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में पोलरिटी है, कार्बन ऑक्सीजन में पोलरिटी है, कार्बन नाइट्रोजन में पोलरिटी है, कार्बन ऑक्सीजन में पोलरिटी है, और ये कार्बन ऑक्सीजन में पोलरिटी है। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी वह सॉल्वेंट जिसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन, टोलुइन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये कैटेगरी है नॉन पोलर सॉल्वेंट का। तो जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी।